आज हम भारत की एक ऐसी पहाड़ी रेंज की बात करेंगे जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि एक टाइम मशीन है, एक ऐसी गवाह जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। जब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे, तब से ये खड़ी है, अरावली पर्वतमाला। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो तय करता है कि दिल्ली की हवा कैसी होगी, राजस्थान में बारिश कहाँ होगी और रेगिस्तान की हद कहाँ रुकेगी। और ये टाइम मशीन शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। जब हम कहते हैं कि ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, तो इसका मतलब है लगभग 1.5 अरब साल पहले। उस वक्त धरती पर जीवन बस समुद्र में पनप रहा था, जमीन तो लगभग वीरान थी। तो आज हम सिर्फ इसके तथ्य नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली से गुजरात तक फैली ये पुरानी घिस चुकी पहाड़ियां आज भी हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल कर रही हैं। और सबसे जरूरी सवाल, जो चीज अरबों साल से प्रकृति की मार झेलती आई, वो आज इंसानों के सामने दम क्यों तोड़ रही है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम अरावली की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में राजस्थान आता है, लेकिन इसकी कहानी तो दिल्ली से ही शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली का जो हिज इलाका है ना, हाँ, दिल्ली रिज, वो असल में अरावली का ही सबसे उत्तरी सिरा है। एक तरह से दिल्ली के फेफड़े हैं वो। फिर ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, हरियाणा से गुजरती हुई राजस्थान में दाखिल होती है और वहां अपना सबसे विशाल रूप दिखाती है। बिल्कुल। और आखिर में ये गुजरात के पालनपुर के पास जाकर लगभग खत्म हो जाती है। तो ये करीब 800 किलोमीटर का सफर हुआ। हाँ, करीब उतना ही। लेकिन इसका जो असली किरदार है वो राजस्थान में ही देखने को मिलता है। और राजस्थान में ये एक लकीर की तरह नहीं, बल्कि एक दीवार की तरह काम करती है। मैंने पढ़ा है कि ये राजस्थान को 2 हिस्सों में बांट देती है, मारवाड़ और मेवाड़। ये सिर्फ ऐतिहासिक नाम है या इसका कोई गहरा मतलब है? अरे नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं किस्मत का बंटवारा है। इस दीवार के पश्चिम में है मारवाड़, मतलब थार का रेगिस्तान, सूखा इलाका। अच्छा। और इसके पूर्व में है मेवाड़, जहां झीलें हैं, हरियाली है और ज्यादा उपजाऊ जमीन है। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहते हैं, वो अरावली की गोद में ही तो बसा है। तो एक ही राज्य में 2 बिल्कुल अलग दुनिया, और बीच में खड़ी है ये पर्वतमाला। और इस दीवार की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? हम सब ने गुरु शिखर का नाम सुना है, जो माउंट आबू में है, 1722 मीटर ऊंची। क्या इसकी ऊंचाई ही इसे खास बनाती है? ऊंचाई एक पहलू है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। हाँ, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर आप हिमालय की विशाल चोटियों के सामने से देखें तो ये एक छोटी पहाड़ी जैसी लगेगी। अरावली की असली ताकत इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसकी दिशा में और इसकी उम्र में छिपी है। करोड़ों सालों की हवा और पानी की मार ने इसे काफी हद तक समतल कर दिया है। ये अब एक रिलिक्ट माउंटेन है, मतलब अवशिष्ट पर्वत, यानी किसी प्राचीन विशाल पर्वत की बची खुची निशानी। बिल्कुल। इसकी असली कहानी ये घिसी हुई चट्टानें ही सुनाती हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा पर आते हैं। आपने कहा कि इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है वो बहुत मायने रखती है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मेरे दिमाग में तो पहाड़ का मतलब ही है हवा को रोकना। अगर ये हवा के साथ साथ यानी समानांतर चलती है, तो फिर ये जलवायु को कैसे प्रभावित कर सकती है? ये तो उल्टा लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर अरावली का असली जादू छिपा है। ये एक बहुत ही अनोखा रेंज शैडो इफेक्ट पैदा करती है, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं। आमतौर पर क्या होता है, पहाड़ मानसूनी हवाओं के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे हवा ठंडी होती है और बारिश हो जाती है, जैसे पश्चिमी घाट करते हैं। सही कहा। लेकिन अरावली ये अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर है, पैरेलल है। तो ये दीवार नहीं बनती? नहीं, ये दीवार नहीं बनती, ये एक चैनल या कहिए कॉरिडोर बन जाती है। ये हवाओं के लिए एक हाईवे की तरह काम करती है। हवाएं बिना किसी बड़ी रुकावट के इसके साथ साथ उत्तर की ओर निकल जाती हैं। अच्छा। तो अपनी सारी नमी आगे ले जाती हैं हिमालय की तरफ। बिल्कुल। और नतीजा क्या होता है, इसके पश्चिम का पूरा इलाका यानी जैसलमेर, बाड़मेर, वो सब सूखा रह जाता है, क्योंकि नमी वाली हवाएं वहां रुकती ही नहीं। जबकि पूर्वी हिस्से को बंगाल के खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से कुछ बारिश मिल जाती है। कमाल है। मतलब ये बारिश रोकती नहीं, बल्कि बारिश को बाईपास कर देती है। और शायद यही वजह है कि इसके एक तरफ रेगिस्तान है। इसका मतलब अगर अरावली ना होती या इसकी दिशा अलग होती
तो शायद थार का रेगिस्तान इतना बड़ा नहीं होता या कहीं और होता। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि अरावली ने ही थार रेगिस्तान की पूर्वी सीमा तय की है। ये एक प्राकृतिक बैरियर है जो करोड़ों सालों से रेगिस्तान को गंगा के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोके हुए है। ये भारत के ग्रेट ग्रीन वॉल का एक कुदरती हिस्सा है। अगर ये दीवार कमजोर पड़ती है तो रेगिस्तान का विस्तार होना तय है। पानी की बात हो रही है तो ये सिर्फ बारिश को ही नहीं रोकती, बल्कि पानी देती भी है। कई नदियां यहाँ से निकलती हैं, बनास, साबरमती, और एक नदी है लूणी, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, लूणी नदी वो अरावली के भूगोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये अजमेर के पास पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान में बहती है और गुजरात के कच्छ के रण में पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। मतलब समुद्र तक नहीं पहुंचती, कभी नहीं। ये एक ऐसी नदी है जो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। रेगिस्तानी उसका मुहाना है और इसका पानी शुरू में तो मीठा होता है, लेकिन बालोतरा पहुंचते पहुंचते जमीन के नमक की वजह से खारा हो जाता है। ये इस शुष्क क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है, भले ही अधूरी क्यों ना हो। मतलब एक नदी जो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान में गायब हो जाए, ये तो कमाल की बात है। क्या ये इलाका सिर्फ पानी के लिए ही जाना जाता है या इन पुरानी चट्टानों के अंदर भी कुछ खास है? इन चट्टानों के अंदर तो पूरा खजाना छुपा है। अरावली भारत के सबसे पुराने और सबसे अमीर खनिज भंडारों में से एक है। तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी और सबसे मशहूर संगमरमर, मकराना का संगमरमर, जिससे ताजमहल बना है। बिल्कुल। और यहीं पर एक गहरा विरोधाभास छिपा है। जिस पत्थर से भारत की सबसे खूबसूरत और अमर मानी जाने वाली इमारत बनी, वो इसी पर्वतमाला की देन है। ये एक अजीब विडंबना है कि हमारी सबसे कीमती ऐतिहासिक धरोहर उस चीज से बनी है जिसके अस्तित्व को आज हम खनन करके मिटा रहे हैं। ये तो बहुत तीखा सच है। मतलब जो अरावली एक तरफ हमें आर्थिक रूप से मजबूत करती है, वही आर्थिक गतिविधियां उसे खत्म भी कर रही हैं। यही आज का सबसे बड़ा संकट है। राजस्थान का पूरा खनन उद्योग अरावली पर टिका है। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार बन गया है। हम विकास और अर्थव्यवस्था के नाम पर उस बुनियाद को ही खोखला कर रहे हैं जिस पर सब कुछ टिका है। और ये सिर्फ कुछ पेड़ काटने या पत्थर निकालने तक सीमित नहीं है। तो फिर इसका असर क्या हो रहा है? अरावली संकट में है, ये हम सुनते रहते हैं, पर इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका जमीनी मतलब बहुत भयानक है। सबसे पहले अवैध और अनियंत्रित खनन। हमारे सोर्सेज में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स का जिक्र है, जिनके मुताबिक राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। एक मिनट, गायब हो चुकी है मतलब वो अब है ही नहीं? हाँ बिल्कुल, वो अब नक्शे पर नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी जो अरबों साल से वहां खड़ी थी, उसे महज 25-30 सालों में खोदकर बेच दिया गया। ये तो अविश्वसनीय है। और इनमें सिर्फ एक पहाड़ी का गायब होना नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम का खत्म होना है। जब आप एक पहाड़ी हटाते हैं तो आप वहां के जल स्रोतों को, हवा के पैटर्न को और जंगली जानवरों के घरों को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। और इसका असर दिल्ली एनसीआर तक महसूस हो रहा है, जहां सर्दियों में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। क्या इसका कोई कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। अरावली की ये पहाड़ियां एक दीवार की तरह काम करती थीं, जो राजस्थान की तरफ से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती थीं। अब जब खनन की वजह से इन पहाड़ियों में बड़े बड़े गैप बन गए हैं। अच्छा, तो धूल को रास्ता मिल गया। हाँ, थार रेगिस्तान की धूल बिना किसी रोक टोक के सीधे दिल्ली एनसीआर तक पहुंचती है। ये हमारे प्रदूषण संकट को और भी बदतर बना रही है। जो प्राकृतिक दीवार हमें बचा रही थी, हमने उसी में सुराख कर दिए हैं। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। पहाड़ खोदो, धूल बढ़ाओ, हवा खराब करो। पानी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? पानी पर इसका सबसे गहरा और शायद सबसे खतरनाक असर पड़ रहा है। अरावली एक विशाल वाटर रिचार्ज जोन है। इसकी दरारें और जंगल बारिश के पानी को सोखकर जमीन के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे हमारा भूजल स्तर बना रहता है। जब हम जंगल काटते हैं और पहाड़ों को खोदते हैं, तो हम उस स्पंज को ही नष्ट कर देते हैं। पानी सोखने के बजाय तेजी से बह जाता है, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ले जाता है और भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाके आज डार्क जोन में हैं, जहां भूजल लगभग खत्म हो चुका है। और इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ रहा है। ये क्या दिखाता है? ये हमारी सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत को किसी पहाड़ को बचाने के लिए बार बार आदेश देना पड़े, खनन पर रोक लगानी पड़े, तो इसका सीधा मतलब है कि जमीनी स्तर पर कानून और नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
ये दिखाता है कि आर्थिक हितों को पर्यावरण की सुरक्षा पर कितनी आसानी से तरजीह दे दी जाती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां एक तरफ अरबों साल पुरानी प्रकृति है और दूसरी तरफ कुछ सालों का मुनाफा। तो आज की हमारी बातचीत से ये तो साफ है कि अरावली सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की धड़कन की तरह है। ये मौसम को नियंत्रित करती है, रेगिस्तान को रोकती है, नदियों को जन्म देती है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी सहारा देती है। बिल्कुल, इसने साम्राज्य को बनते और बिगड़ते देखा है। ये लाखों सालों से चुपचाप अपना काम करती रही है, लेकिन आज ये अपने अस्तित्व के लिए हमारी दया पर, या यूं कहें कि अदालती आदेशों पर निर्भर है। ये एक शर्मनाक हकीकत है। तो आखिर में हमने ये सब समझा, अरावली का महत्व, इसका संकट, लेकिन ये हमें सोचने के लिए किस सवाल के साथ छोड़ जाता है? ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम किसी चीज का मूल्य, उसकी वैल्यू कैसे तय करते हैं? क्या अरावली का मूल्य सिर्फ उन खनिजों की कीमत है जो हम उसमें से निकाल सकते हैं, या उसका असली मूल्य उस साफ हवा में है जो वो हमें देती है, उस पानी में है जिसे वो बचाती है, और उस रेगिस्तान में है जिसे वो रोकती है? शायद जब तक हम किसी पहाड़ को एक संसाधन के बजाय एक जीवन प्रणाली के रूप में देखना नहीं सीखेंगे, तब तक हम उसे बचाने की असली वजह कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सोचने वाली बात तो यह है कि हम एक ऐसी चीज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो असल में हमें बचा रही है।